ये वेगल हट ये भी है क्या इसमें? हेलो? यस सर। ये एक और नेक्स्ट ब्रांड वेगल, एनीवन आइडिया? नो सर। हाँ ना, ये ऑप्शन सी सही इसमें। यस सर, यस सर। हाँ, क्योंकि ना बोगर उसमें जो बोगर एल्यूमिनियम क्या होता है कि डेंसिटी पे डिपेंड करता है और हाइट पे डिपेंड करता है ना, तो एच जहाँ यस पे सर, 0 है। यस सर। मतलब मेन मोटिव ये है ना पढ़ने का कि अपन को क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी हुई है। आपको समझ में आया ना कि अपन को बोगर एल्यूमिनियम में क्या कुछ पढ़ना है, किस पर्टिकुलर पॉइंट को अपन को ध्यान में रखना है, वो चीज जरूरी है। जैसे आप और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ ना, मतलब ये ना ये ग्रेविटी मेथड की क्वेश्चन है, तो वही है ना, मतलब सिलेबस तो बहुत है बट पढ़ना क्या है वो ज्यादा जरूरी है। आई थिंक मैं तो इतना मेरे को जितना आइडिया है ना, जैसे ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा इस पे थिंक करना कि ये क्वेश्चन की मतलब क्या कुछ बोल रखा है। पोटेंशियल एंड ग्रेविटी जो एक्सलेशन होता है उसमें क्या रिलेशन होता है? सर फर्स्ट वन। हाँ फर्स्ट वन, मतलब ये 22 में आया आया क्वेश्चन है। मतलब 22 तो थोड़ा क्या है एडवांस, 20 में थोड़ा पेपर इजी था, 21 थोड़ा उसके उससे भी थोड़ा मतलब मॉडरेट था, अब 22 में थोड़ा पेपर अच्छा था। अच्छे वाले पेपर में ये इस टाइप की क्वेश्चन आई है और इजी है ना। यस सर, मतलब उन्होंने थियोरेटिकल क्वेश्चंस दिए हैं काफी ज्यादा 2022 में। yes। और उसके बाद सर में 20। यस सर। हाँ ये क्या बोल रहे हो, हाँ नया। सर और इन्होंने मतलब जैसे ये क्वेश्चन अभी जो आपने बताया, और ये सोल्यूशन है, मतलब जब हम ग्रेविटी एक्सेलरेशन का जो थ्योरी पढ़ते हैं, ये वाला हम्म। क्वेश्चन तो सर पहले मतलब मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही है कि जो हम रीड करते हैं उसके बीच में से वो उठा उठा के देते हैं, या फिर कोई भी स्टेटमेंट उसके अंदर अदर्शन रीजंस वाले क्वेश्चंस भी उन्होंने डाले थे। तो सर वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कहाँ से कर सकते हैं और ज्यादा? देखो ना, मेरा तो जितना मेरे को आइडिया है ना, तो आपको करना कैसे, जैसे मैंने अपने ग्रेविटी मेथड पढ़ा है, तो हम्म। ग्रेविटी मेथड पढ़ने से पहले अपन को ग्रेविटी की जो फंडामेंटल चीजें हैं ना फिजिक्स के रिगार्डिंग, वो अपन को पता होना चाहिए ईच एंड एवरी पॉइंट। वो कहाँ पे मिलेंगे अपन को? एस सी वर्मा की बुक में मिलेंगे सब चीजें। यस सर, यस सर। मतलब आप जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ग्रेविटी मेथड आपको पढ़ना है ना, तो ग्रेविटी का जो फंडामेंटल थिंग है ना, चीजें हैं, एप्लीकेशन, वो सब चीजें पॉइंट है, वो आपको चैप्टर नंबर 11 है एस सी वर्मा की वॉल्यूम 1 में। यस सर, आप यस सर। उसको कंप्लीट कर लेना और उसके जो भी सोल्ड एग्जाम्पल वो लगा लेना। वो पढ़ने के ओके। बाद में मेथड पे आना है, जियोफिजिक्स के पोर्शन पे, उसके बाद में आना है। मतलब यस सर। मैं जितना जितना जैसे मैंने पढ़ा था ना वो जियोफिजिक्स, तो मैंने सबसे पहले फिजिक्स को मैंने देखा कि यार ग्रेविटी मेथड में फिजिक्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, पहले तो ये देखा, वो मेरे क्लियर है। उसके बाद उसको अर्थ पे अप्लाई करना है, वो बस इतना इजी हो जाता है। ओके सर। तो, तो आप देखना कि जियो फिजिक्स प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखना कि वहां पे ना लगभग मतलब 300 में से आपको मतलब 180 तो फिजिक्स ही आएगी वहाँ पे। क्योंकि ये देखना आप ग्रेविटी मेथड में ये क्वेश्चन आ रहे थे, फिजिक्स के क्वेश्चन है, तो ये यस, क्वेश्चन ये देख तो लो फिजिक्स फिजिक्स के के। ही है। यस सर, यस सर। बस एक क्वेश्चन ये आया था बस ग्रेविटी बोगरेनोवी में। हाँ, ये और जियो कुछ नहीं। फिजिक्स से रिलेटेड था बस। तो अपन ने तो इतना लेक्चर में तो अपन कुछ पढ़ते ही हैं, थोड़ा बहुत थिंक तो करते हैं। यस तो ये सर, ना यस सर। ग्रेविटी मेथड में चैप्टर चैप्टर 11 चैप्टर नंबर 11 है, जैसे भी होगा वो पढ़ लेना, और ये सब मेथड हो गए। और वो ओके। पीडीएफ में आपको सेंड किया था वो देख लेना। यस सर। आपने मेरी क्लास लिया था या किसी ने, मतलब ग्रेविटी मेथड जब मैं जिस टाइम पढ़ाया था? नहीं सर, वो बहुत पहले हो गई थी। मैंने लेट ज्वाइन किया था ग्रुप, तो सर मैंने तो नहीं कर पाई, ओके मतलब ओके। मैंने नहीं किया था वो। तो ये ना आपको एक स्लाइड, मतलब मैं ना ग्रुप में डाल दूंगा, ये जो है ना ये दिख रखा है, ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल फील्ड, एक्सीलरेशन, जी का वेरिएशन कैसे होता है, सैटेलाइट एंड प्लैनेट्स का जो भी है, जो टाइम पीरियड है ना, केप्लर्स लॉ, एस के वेलोसिटी और बाइंडिंग एनर्जी, यदि ये चीजें सबको पता है ना, तो मेथड पढ़ना बहुत ईजी है ग्रेविटी मेथड। उसमें करते क्या है, मेजरमेंट करते हैं, डाटा का रिडक्शन, मतलब कि उसमें करेक्शन करेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, बस ये ग्रेविटी मेथड हो गया। तो मेजरमेंट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट अपन करेंगे वो अपन को पता होना चाहिए, उनका प्रिंसिपल क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का। डाटा में रिडक्शन मतलब सर। उसमें क्या क्या करेक्शन, हाँ। यस सर। सर एक कंफ्यूजन था, जो इसके अंदर तीन एनामोलीज हैं, फ्री एयर एनामोली, बॉगर एनामोली, कि डेंसिटी डिपेंडेंट एनामोलीज है, कि जब हम हाइट पे चढ़ते हैं या हम नीचे होते हैं तो मतलब जो करेक्शन होता है। सर वो एक बार थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब वो नेगेटिव पॉजिटिव का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो इससे। अच्छा अच्छा, आप बोल रहे हो कि मतलब ये बोग फ्री यस सर।
हाँ, अच्छा। फ्री एयर एनामोली, बॉगर एनामोली और फिर इनकी जो कंबाइंड है दैट इज एलिवेशन एनामोली। हम्म। तब अपन को तो सर, पॉजिटिव में रखे तो ये डाउट है। हाँ यस सर, तो ये थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर देते अभी। हाँ हाँ, मैं अपन को ना मतलब जब रीडिंग लेते हैं तो अपन एक रेफरेंस सेट करते हैं, रेफरेंस। यदि जियोइड वाला। उस, हाँ जियोड वाला रेफरेंस, यदि उसके हम्म। अबो यदि अपना स्टेशन है, रेफरेंस के अबो स्टेशन है, तो वहां पे जो फ्री एयर जो करेक्शन होगा ना उसको अपन ऐड करते हैं स्टेशन के अंदर, रेफरेंस के अबो स्टेशन। और यदि रेफरेंस के बिलो है स्टेशन है, तो अपन उसमें क्या फ्री एयर करेक्शन को सेपरेट करते हैं, और बोगर करेक्शन उसके अपोजिट होता है। मतलब अपन को ये पता होना चाहिए कि तो रेफरेंस अपने सर सेट। जैसे, हाँ हम्म तो सर जैसे हम जैसे किसी हाइट पर चढ़ते हैं तो जो हमारी ग्रेविटी है वो रिड्यूस होती है, तो हमें हम्म उसके अंदर वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी ताकि हम वापस से वो इसीलिए सबट्रैक्ट, ग्रेविटी रिड्यूस होती है क्योंकि आप किसी हाइट पर जा रहे हो जिसकी वजह से मास इंक्रीज, मतलब जो भी वो होता है कि जियोइड से आप ऊपर जाते हैं तो वो जो फैक्टर आया है वो मास, जो अंडरनीथ मास उसकी वजह से आया है, हम उसे सबट्रैक्ट करते हैं। और जब हम डेप्थ में जाते हैं तो भी सेम होता है, क्योंकि सर जैसे हम जो फिजिक्स में ग्रेविटी पढ़ते हैं उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो जी है उसकी वैल्यू आप हाइट पर जाएंगे तो भी डिक्रीज होती है, आप डेप्थ में जाएंगे तो भी डिक्रीज होती है। हाँ, बट है ना जियो फिक्स में जो आता है ना फ्री एयर करेक्शन का रिलेशन, वो होता है 1/r² से, डिपेंडेंसी से अपन कंसिडर करते हैं। अच्छा ओके। मतलब उसको रिलेट नहीं करना है, क्योंकि जो मतलब अर्थ के सरफेस से अबो जाओगे तो ग्रेविटी डिक्रीज होती है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से, तो और अंदर जाएंगे तभी डिक्रीज होते हैं। बट फ्री हम्म एयर जो करेक्शन होता है ना, फ्री एयर करेक्शन वो डिपेंड करता है 1/r², जी एम/r²। जहाँ पे अपन हम्म डेरिवेटिव करेंगे ना, तो वो वन अपॉन हम्म। आर स्क्वायर से डिपेंडेंसी है जी की। अच्छा। हम्म। मतलब जब आर क्या है, अर्थ की सरफेस इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज कर रही है, हम्म आर इंक्रीज करिए तो ग्रेविटी कम हो रही है। हम्म। उसको कंपनसेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे, यस सर, ताकि हम वापस उस रेफरेंस पर आ जाए। रेफरेंस पे आ जाए, हाँ रेफरेंस पे सेट करना है हाँ, जैसे अपन। नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। हाँ, और यदि कोई रेफरेंस से स्टेशन पर नीचे है तो क्या होगा, आर की हम्म। वैल्यू क्या इंक्रीज कर गई, तो ग्रेविटी क्या हो गई, आर की वैल्यू डिक्रीज कर गई, तो हाँ, ग्रेविटी अगर आप इंक्रीज आर कर। रिड्यूस कर रहे हो तो इंक्रीज हो जाएगा ग्रेविटी, यस सर। हाँ, तो उसको कंपनसेट करने के लिए अपन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें। गुड ओके। पॉइंट है। यस सर। मतलब उससे उससे रेट मत करना क्या ना, क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट वो अलग है, बट जो फ्री एयर करेक्शन का फॉर्मूला है ना, वो उसकी डिपेंडेंसी देखो। जो जैसे एक हम्म। ऐसा था ना कि नॉर्मल ग्रेविटी था, उसमें जो एक रेफरेंस फॉर्मूला था, उसे यस डेरिवेशन सर, फिर से। आईजीआरएफ निकालते हैं। यस सर। हाँ 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 हाँ, वो सब चीजें। यस सर। तो और कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो तो, ग्रेविटी से मैग्नेटिक से और कुछ डाउट हो? सर ग्रेविटी, सर ये जो ग्रेविटी मीटर्स होते हैं, मतलब हम्म, जो भी हम हम्म, ए स्टेबल और फिर ये अलग अलग होते हैं, तो सर इनकी हम्म। इक्वेशंस हमें याद करनी पड़ेंगी। नहीं नहीं, मेरे को लगता नहीं कोई रिक्वायरमेंट, बट अपन को ये उनका प्रिंसिपल पता होना चाहिए। इस हाँ टेबल ओके ओके सर। ग्रेविटी, बस ये अपन को पता हम्म। होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल है वो स्प्रिंग मास सिस्टम का, वो अपन को पता होना चाहिए यस बस। यस सर, यस। एंड अब अब्रम अली, आपको कुछ डाउट हो? ओके। हाँ, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जो रॉक्स है ना, सेंडिमेंट्री रॉक्स है, मेटामॉर्फिक और इग्नेस रॉक्स है, उसमें उनके जो सब टॉपिक कौन कौन से, जैसे सेंडिमेंट्री रॉक्स में कौन कौन सी जो रॉक्स है ना, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, इनकी डेंसिटी का रेंज अपन को पता होना चाहिए, कि वहां पे डायरेक्ट ससेप्टिवली उनका रेंज पता होना चाहिए, वो डायरेक्ट क्वेश्चन। नेहा, मैं आपको कॉस्ट बना देता हूँ ना, कोई भी स्टूडेंट आए तो उसको अलाउ कर देना। ओके सर।
आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन, ये जी क्वेश्चन है, ये दिख रहा होगा आपको, ये रहा कि ना ऑर्डर पूछते हैं कि मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी का ऑर्डर किस टाइप से है डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स में। तो ये ना ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, तो अपन को थोड़ा यहाँ से पता होना चाहिए कि ये कुछ कहाँ पे कुछ चीजें हैं। जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स है, उसमें डोलोमाइट सेडिमेंट्री रॉक्स है, लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन की बात करें सेल, उनका जो रेंज होता है वो 0 से 0.9 10 की पावर जो 10 की पावर 3 है सस्टेबिलिटी का, और एवरेज क्या 0.1 0.3 0.4। ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें तो ये जो है ना, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल है। एक क्वाड्रेटिक हो गया, सेल्ट हो गया ना, ये इनका जो डेंस जो ससेप्टिविटी का जो रेंज होता है वो आपको दिख रखा होगा, ये ना, ये आप पीडीएफ सेंड कर दूंगा तो देख लेना, इसमें ना थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में इग्नियस रॉक आती है, जिसमें ग्रेनाइट है, गब्रो है, बेसाल्ट है ना, सब चीजें। इनका जो ससेप्टिविटी का जो रेंज होता है ज्यादा होता है इन कंपेयर, मतलब ससेप्टिविटी ज्यादा होती है इग्नियस रॉक्स की। और इग्नियस रॉक्स के कौन कौन से एग्जांपल्स अपन को पता होना चाहिए, वो डायरेक्ट उसमें पूछते हैं प्रीलिम्स में, कि अपन को ऑर्डर दे देंगे कि भाई कौन कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है। गुड पॉइंट है। यस सर, ये जो चार्ट है या ये जो दिया हुआ है टेबल, सर कौन सी बुक में दिया हुआ है? ये टेलफोर्ड में दिया हुआ ना, मैं आपको ना पीडीएफ सेंड कर दूंगा, है ना, ये पीडीएफ, इसमें ये ओके डेंसिटी की और ससेप्टिविटी की दोनों ही दे रखी है। टेलफोर्ड में आई थिंक 30 पेज पे दिया हुआ है। और ये देख लेना, मतलब सेंटीमीटर रॉक्स में कौन कौन सी रॉक्स है ना, उनका डेंसिटी का वेरिएशन दे रखा है कि इसमें किसका डेंसिटी ज्यादा है। ये अपन को ना ऑन एवरेज पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर रॉक्स में कौन कौन सी रॉक्स होती है, उनके नाम थोड़े बहुत पता होने चाहिए। इग्नेस रॉक्स में थोड़े बहुत नाम पता होने चाहिए, और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पता होने चाहिए। और उनका जो डेंसिटी का ऑन एवरेज वेरिएशन कितना होता है, किस में ज्यादा होती है, किस में कम होती है। क्योंकि वहां पे जैसे आपको क्वेश्चन दिखाया था ना, मैग्नेटिक सब्सिटिविटी का, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था वो, यस सर। तो वो थोड़ा देख लेना। तो यहाँ से ना हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये ना इस बार भी पक्का क्वेश्चन आएगा। वो डिपेंड करेगा कि वो डेंसिटी का वेरिएशन पूछ रहा है, कंडक्टिविटी का पूछ रहा है, या रेजिस्टिविटी का पूछ रहा है, या ससेप्टिविटी का पूछ रहा है। बट अपन को ये पता होना चाहिए कि उनकी कौन कौन सी रॉक्स है, जैसे सेंटीमीटर रॉक्स में कौन कौन सी रॉक्स आती है, उनके नाम पता होना चाहिए। इग्नियस रॉक्स में कौन कौन सी रॉक्स आती है, उनका नाम पता होना चाहिए। आई थिंक ये आपको थोड़ा मतलब बेनिफिशियल रहेगा। और जो मटेरियल्स है, मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हैं, पेट्रोलियम आयस है ना, ये सब चीज क्या है, नॉन मेटालिक मिनरल्स है, उनका जो डेंसिटी का वेरिएशन क्या होता है। क्योंकि अल्टीमेट अपना एम क्या है, जियोफिजिस्ट, मतलब उनका एम क्या होता है कि जैसे वहां पे मेजरमेंट किया फील्ड में जाके, तो जो अपन को डाटा मिला ना, उनका अपन क्या करें, छोटे के वैल्यू से मैच कराएंगे ना, कि मतलब ये अपन को डाटा मिला है, उनका डेंसिटी का वेरिएशन ये, तो अपन छोटे की वैल्यू अपन को पता है, नॉन नॉन पता है अपन को, भाई ये हो सकता है। मतलब अपन को 100% नहीं बता सकते कि यही हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये चीजें हो सकती है अर्थ के सब सरफेस में। डाटा को कलेक्ट करने के बाद में अपन जब चीजें उनका करेक्शन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उनके बाद में अपन जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उन डाटा की, अपन को पता लग जाता है कि यार ये हो सकता है वहां पे सबसे सरफेस में। ये प्रोसेस होता है वहां पे। ओके। यस सर। तो ये ना, ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आ सकता ना समटाइम। उसके बाद में मैंने मैग्नेटिज्म की अपन स्टार्ट करते हैं ना टॉपिक। देखो मैग्नेटिज्म पढ़ने, जो मैग्नेटिक मैथम पढ़ने से पहले अपन को ना मैग्नेटिक की जो भी प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पता होना चाहिए, कि इंड्यूस मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और जो जो डिफरेंट डिफरेंट जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी क्या कुछ प्रॉपर्टी होती है, ससेप्टिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, और जो मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, बार मैग्नेट का मतलब क्या होता है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है ना, ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए, तभी अपन है ना मैग्नेटिक के जो मेथड्स उसके जो मतलब अच्छे तरीके से अपन समझ पाते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए अपन ना एस सी वर्मा, तुम लोग पढ़ लेना एस सी वर्मा की, चैप्टर हमारे 32 है, 33 34 वॉल्यूम 2 में दे रखा है ना, वहां से देख लेना। तो मैं ना थोड़ा जियोफिजिक्स पोर्शन को कवर करता हूँ इसमें, है ना। ओके, आप देख लोगे ना मैग्नेटिज्म के बेसिक
प्रिंसिपल्स। यस यस यस। वहाँ पे देख लेना 3 चैप्टर है, वो देख लेना वहाँ से। उसके बाद में ना ये पढ़ लेना। तो जो मैग्नेटिक मेथड है वो सेम सेम क्या है, वो ग्रेविटी मेथड की तरह ही होता है, उनका इंटरप्रिटेशन करना, डाटा कलेक्ट करना इनका सेम ही होता है। बट वहाँ पे ना जो फिजिकल प्रॉपर्टी वहाँ पे क्या कर रहे थे अपन, मेजर डेंसिटी मेजर कर रहे थे। यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना रॉक्स की, वो ससेप्टिविटी है, वो अपन मेजर करेंगे बाई मैग्नोमीटर, जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट है। मतलब थोड़ा इजी होता है उनके कंपेयर में, थोड़ा इजी होता है ये वहाँ, मतलब ग्रेविटी मेथड भी इजी होता है। उसके बाद में मैग्नेटिक मेथड करते हैं, उसके बाद सेस्मिक मेथड करते हैं ना, ये प्रोसेस होता है कोई भी मतलब फील्ड में वर्क करने के लिए। तो मतलब इसका इंटरप्रिटेशन भी सेम ही होता है जैसे ग्रेविटी मेथड में करते हैं। तो इसमें कुछ सिमिलरिटीज क्या क्या है कि ग्रेविटी और मैग्नेटिक में क्या क्या सिमिलरिटीज है। तो पहले सिमिलरिटीज क्या है कि ये पैसिव मेथड होता है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी क्या है, एक नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है, और मैग्नेटिज्म भी क्या होता है, नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है। तो अपन नेचुरली अकरिंग प्रोसेस को कलेक्ट करते हैं बाई इंस्ट्रूमेंट, तो क्या इसको बोलते हैं पैसिव मेथड। और जैसे अपन बात करें सेस्मोलॉजी में क्या करते हैं अपन, आर्टिफिशियली वेव जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं सब स्पेस में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उसको अपन बोलते हैं एक्टिव सोर्स या एक्टिव मेथड। तो यहाँ पे ये दोनों के पैसिव मेथड होते हैं और पोटेंशियल मेथड होते हैं, क्योंकि अपन ने क्या ग्रेविटी में ग्रेविटी पोटेंशियल का यूज करते हैं, मैग्नेटिक में मैग्नेटिक पोटेंशियल का यूज करते हैं। पोटेंशियल मेथड होते हैं दोनों ही। और दूसरी बात करें कि वहां पे क्या होता है कि दोनों, जैसे ग्रेविटी मेथड में दोनों दो मास मास उनके बीच में जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, डिपेंडेंसी वन अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे भी मैग्नेटिक तो मैग्नेटिक मेथड। हाँ। एक क्वेश्चन है, और जैसे रिमोट हम्म, सेंसिंग में एक्टिव मेथड्स और पैसिव मेथड्स होते हैं, जहाँ पे सोर्स भी होता है और रिसीवर भी होता है, और जो पैसिव मेथड्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ रिसीव, मतलब हम सिर्फ रिसीव करते हैं। तो सर सेम चीज हम कह सकते हैं कि इनमें होती है, मतलब ये जो मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, कि अगर हम सोर्स जनरेट कर रहे हैं, जैसे सिस्मिक वेव जनरेट करके भेज रहे हैं अर्थ में, और फिर हम उसकी रिकॉर्डिंग्स, मतलब जो भी हमारे पास आती है वो लेते हैं। सिमिलरली जो पैसिव मेथड है उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट जो वैल्यूज है उसकी हम रीडिंग्स लेते हैं। तो सर वो सेम है ना, जो रिमोट सेंसिंग में है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। सब सब हाँ सेम है, सेम। सेम ओके ओके सर, ओके। है ना। क्योंकि मतलब इनडायरेक्टली मतलब वही है उनका, डायरेक्टली मतलब वही है। यहाँ पे जो जैसे ग्रेविटी मेथड में क्या है, सोर्स तो नेचुरली अपन को मिल रहा है ना, अपन तो रिसीव कर रहे हैं बस उसको। यस सर यस सर यस। तो सिमिलरिटीज क्या हो, ग्रेविटी मैग्नेटिक मेथड में क्या, दोनों ही पैसिव मेथड होते हैं, पोटेंशियल मेथड होते हैं, और दोनों के वन अपॉन आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। जैसे अपन बात करें दो मास है, उनके बीच में फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्टिव नेचर का होता है। और बात करें वन अपॉन आर स्क्वायर, जैसे ही मैग्नेटिक मेथड की जो मैग्नेटिक जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक जैसे दो पोल की बात, जो पोल के अपन इंडिकेट करें डायरेक्टली मास ही है वो, दो पोल के मतलब दोनों मास, अपन सिमिलरिटीज अपन देखें ना, दो पोल है उनके बीच जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर क्या होता है, रिपल्सिव नेचर का होता है, और डिपेंडेंसी वन अपॉन आर स्क्वायर हो सकते हैं दोनों पोल के डिस्टेंस की बात करें। एक तो ये है। दूसरी बात रिडक्शन करना, इंटरप्रिटेशन करना, डाटा कलेक्ट करना, वो क्या है, सिमिलर सिमिलर है ग्रेविटी मेथड से। कुछ सिमिलरिटीज भी हो सकती है ना जी। उसके बाद क्या है, डिफरेंस क्या है, ग्रेविटी और मैग्नेटिक में डिफरेंस क्या क्या है। जैसे वहां पे क्या है, डेंसिटी का वेरिएशन क्या होता है, जैसे हाई डेंसिटी किसकी होती है, इग्नेस रॉक्स की होती है, वहां पे 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और जो लो डेंसिटी क्या है, आई थिंक सेंटीमीटर रॉक्स की होती है, वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। यहाँ वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक मेथड में ससेप्टिविटी का वेरिएशन देखते हैं अपन, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी डेंसिटी। ओके, मतलब डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस ये है कि ग्रेविटी मेथड में अपन जो फिजिकल प्रॉपर्टी अर्थ की वो डेंसिटी मेजर कर रहे हैं, बट मैग्नेटिक मेथड में अपन क्या कर रहे हैं, ससेप्टिविटी। डिफरेंस हुआ ना दोनों में। उसके बाद में क्या है कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, बट मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। उसके बाद में क्या करे कि वहां पे क्या है कि जो मैग्नेटिक पॉइंट सोर्स है मोनोपोल, वो क्या है, कभी भी मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, डायपोल के फॉर्म में होता है। और उसके बाद में वहां पे क्या होता है, जैसे ग्रेविटी फील्ड में ऑलवेज क्या है, बाई रॉक डेंसिटी के वेरिएशन के कारण क्या जो ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होता है। बट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि जो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, एक तो क्या होगा, इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन के कारण भी हो सकता है, एक रिमनेंट मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन मतलब समझ गए आप, जैसे कोई एक अपना एक मैग्नेटिक मटेरियल्स है, उसको अपन क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालने के कारण क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, उस मैग्नेटिक मटेरियल्स में जो बार मैग्नेटिज्म की बात करें, उसकी प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है उसके अंदर, उसको बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन हो गया।
एक होता है रिमनेंट मैग्नेटिज्म। क्या होता है, जैसे अपन ने उस एक्शन मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया, फिर भी उसके अंदर वो प्रॉपर्टी है, वो जो है ना वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, उसको बोलते हैं रिमनेंट मैग्नेटाइजेशन हो गया। गुड पॉइंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन में और रिमनेंट मैग्नेटाइजेशन में? इट्स क्लियर? हेलो? यस सर। ओके। उसके बाद में अपन देखते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल, है ना, फिजिक्स के रिगार्डिंग कुछ मैग्नेटिक मोनोपोल्स की अपन बात करें। जैसे कि कोई दो पोल है, M1 M2 है। जैसे यहाँ पर क्या ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें तो G M1 M2 आर स्क्वायर होता है ग्रेविटेशन फोर्स। बट मैग्नेटिक में क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, ये हो गया, जैसे P1 P2 दो पोल है, उसके बीच में जो डिस्टेंस r हो गया, तो इसका जो फोर्स की डिपेंडेंसी होगी 1/म्यू P1 P2 आर स्क्वायर हो गया। म्यू क्या, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। उसके बाद में अपन देखिए इसमें, आई थिंक आपको है ना ये चीजें पता होगी, बेसिक बेसिक चीजें तो पता होगी फिजिक्स की। मैग्नेटिक डायपोल की अपन बात करें तो, जैसे उसका जो डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है कि नॉर्थ पोल से जनरेट होती है, और साउथ पोल पे क्या होता है उसका, वो वहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल से जनरेट होती है, और कोलप्स कहाँ पे होते हैं, एस पोल पे कोलप्स होती है। तो अपन इन जनरल नॉर्थ पोल को पॉजिटिव पोल मानते हैं, और नॉर्थ साउथ पोल को नेगेटिव पोल की अपन ट्रीट करते हैं जी। आपको दिख भी रखा हो, जैसे नॉर्थ पोल से क्या है, जो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होकर क्या है साउथ पोल पे जा रही है, और वहाँ पे क्या है उसके बाद में क्या होगी, ये इस टाइप से हो रही है मूवमेंट। और डायपोल का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन इस टाइप से होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, मतलब इन जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसके बीच में फोर्स ना, फोर्स का उसका मतलब अट्रैक्शन और फोर्स कम हो गया। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पास में क्या है, डायपोल के पास में क्या मैग्नेटिक फील्ड की जो बीच में डिस्टेंस है वो क्या कम कम है, मतलब वहाँ पे क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। दूर जाएंगे तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या कम हो रही है, क्योंकि उनके बीच में जो गैप गैप इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। गुड पॉइंट है। यस सर। यस सर। उसके बाद में ना यूनिट भी कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माने कि इसमें परमेबिलिटी की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट क्या है ना, सब चीजें। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। जैसे अपन ने क्या किया, एक एक्शन फील्ड में क्या किया, एक मटेरियल को अपन ने उसके अंदर डाल दिया एक्शन मैग्नेटिक फील्ड में, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कितना स्ट्रेंथ है उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की कितना स्ट्रेंथ है उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में, वो अपन इंडिकेट करते हैं एस से। उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है अपन एस से, कि वो कितना वो मैग्नेटाइज कर पाता है उस मटेरियल को। गुड पॉइंट है। मतलब समझ में आया आपको, मतलब एस का मतलब क्या है, फिजिकली क्या मतलब है उसका? हेलो? यस सर, जो सर इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है। क्या? सर फोर्स पर यूनिट चार्ज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, द मैग्नेटिक फोर्स एंड द पोल स्ट्रेंथ का जो हम्म, रेशियो है वो होता है। सेम सेम, हाँ हाँ। उसके बाद में अपन देख सकते हैं इसका जो यूनिट है वो भी अपन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हाँ, दूसरी बात, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का ना, मैग्नेटिक फील्ड इन जनरल अपन टेस्ट वो अपन मानते हैं कि टेस्ला में अपन मेजर करते हैं, बट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बहुत कम होती है। और अपन बात करें जो एवरेज स्ट्रेंथ तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, लगभग 30,000 नैनो टेस्ला के आसपास होती है। और नैनो टेस्ला को अपन कॉमनली रेफर करते हैं गामा के, कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि नैनो टेस्ला को किस यूनिट में अपन मेजर करते हैं, गामा के फॉर्म में, तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और ऑन एवरेज जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 50,000 नैनो टेस्ला, ये बहुत कम होती है। उसके बाद में टॉपिक आता है मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें।
इसका वही है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, जैसे कि कोई एक मटेरियल को एक्शन मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो वो कितने उसमें अंदर मैग्नेटिक डायपोल क्रिएट कर पाते हैं, वो एक्शन मैग्नेटिक फील्ड, वो उसकी इंटेंसिटी को इंडिकेट करता है। एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या मैग्नेटाइजेशन की बात करें कि जैसे अपने पास एक मटेरियल है, उसकी एक लेंथ होगी, उसका एक वॉल्यूम होगा, जैसे अपन ने उसको एक्शन मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मैग्नेटिक डायपोल क्रिएट हुए हैं, मतलब डायपोल मतलब डायपोल मोमेंट हो गया, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मैग्नेटिक मोमेंट है उसके अंदर, वो उसको ना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोल सकते हैं, या मैग्नेटाइजेशन अपन इंडिकेट करते हैं, आई से अपन उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रखा है कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मैग्नेटिक डायपोल क्रिएट हुए हैं बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके। उसके बाद में आता है मैग्नेटिक ससेप्टिविटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, वो ये इंडिकेट कर पाता है कि कोई भी मटेरियल है वो कितनी जल्दी मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। जिनकी ससेप्टिविटी ज्यादा होगी जिस मटेरियल की, वो जल्दी से ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, और कम होगी वो वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब उसका मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में के कम इफेक्ट होगा उसका। जैसे अपन बात करें कि डायमैग्नेटिज्म है, उसकी ससेप्टिविटी कम होती है, क्योंकि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, उसका बिहेव कम मैग्नेटिज्म, उसका एक्सटर्नल बिहेवियर में क्या है, वो कम कम बिहेव शो कर पाते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। समझ में आ रहा है आपको कि मैग्नेटिक ससेप्टिविटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या है। हेलो, डाउट है क्या कुछ। हेलो विनोद कुमार। हेलो विनोद। हाँ, अच्छा, मनी प्रसाद बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या है, मैग्नेटाइजेशन ही बोलते हैं उसको, कि पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे कोई कोई मटेरियल है अपने पास में ना, उसका एक लेंथ है, एक एरिया है, उसको अपन ने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मैग्नेटिक डायपोल क्रिएट हुए हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन बोल सकते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोल सकते हैं। ओके। नेहा, इट इज क्लियर। यस सर। आकांक्षा अग्रवाल जी। यस सर। हाँ, वो मनी प्रसाद जी बोल रहे हैं कि बी किसको बोलते हैं। बी है ना, बी क्या होता है एक्चुअली, बी वो होता है कि जैसे अपन ने क्या किया, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, मेटेरियल को डाल दिया, वो वी है ना, वी वो टोटल मैग्नेटिक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक उसकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हो गई, प्लस उसके अंदर जो इंड्यूस हुआ है, वो दोनों का रिजल्टेंट फील्ड होता है, वो बी होता है टोटल। ओके मनी प्रसाद, इट क्लियर नोट। हेलो, बोल दिया करो यार। उसके बाद में आता है कि मैकेनिज्म ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन की बात करें, कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, जैसे डाईमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा मटेरियल, उसको यदि अपन एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे ना, तो उसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन होगा, जो उसके अंदर जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो क्या होगी, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट होगी। तो जो अपन को मिलेगा ना, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या है, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड से कम मिलेगा अपन को। तो एक प्रॉपर्टी होती है उसकी, जो मटेरियल होते हैं उसको अपन बोलते हैं डाईमैग्नेटिज्म। उसकी जो एग्जाम्पल क्या है, क्वार्ट्ज और साल्ट होते हैं इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल। पैरामैग्नेटिज्म की बात करें तो इसकी ससेप्टिविटी ज्यादा होती है, पॉजिटिव होती है, ज्यादा नहीं पॉजिटिव होती है, और ये ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मतलब डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है इसके मटेरियल के अंदर। फेरोमैग्नेटिज्म भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है, बट मतलब फेरोमैग्नेटिज्म के लिए अपन जो मटेरियल होते हैं उसके छोटे छोटे डोमेन होते हैं, और वो डोमेन के उसके अंदर हाईली मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं। जैसे अपन एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड उसको डालेंगे, तो वो सारे डोमेन के अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में। तो हाई ज्यादा हाई मतलब
जब हम ऑप्टेन करते हैं ना इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज़्यादा वैल्यू अपन को अपनी मिलती है। तो मतलब हाई ससेप्टिबिलिटी होती है फेरोमैग्नेटिज्म की इन कंपेयर पैरामैग्नेटिज्म। प्योर फेरोमैग्नेटिज्म क्या होगा कि जैसे अपन ने एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया तो कंप्लीटली अलाइन हो गए। एंटी फेरो में क्या हो गया कि जैसे अपन ने एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड डाले तो कुछ मैग्नेटिक डायपोल्स मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में और कुछ अपोजिट हो गए। तो ऑन एवरेज क्या होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट का मान 0 हो गया। और फेरोमैग्नेटिज्म में क्या है कि पार्शियली अलाइन हुई है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कुछ ना कुछ उसकी ससेप्टिबिलिटी होगी। इनके थोड़े एग्जांपल याद रखना, जैसे मैग्नेटाइट है, लिमिनाइट है ना, ये फेरोहाइट है, फेरोहाइटेड हो। और ये ना सब रॉक सोर्स की इसके बारे में थोड़ा बहुत याद ध्यान रखना है कि कहाँ इनका रेंज होता है ज़्यादा। रेंज के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। जैसे दे रखा है कि हेमेटाइट की जो रेंज होता है ससेप्टिविटी का वो कितना होता है। सेल की बात करें सब चीज़ें, तो कई बार है ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं वहाँ पे ना एक ऑर्डर के फॉर्म में। रिमनेंट मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि जैसे मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को उठाने के बाद भी एक मटेरियल्स क्या है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, उसको रिमनेंट मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। और इसका यूज क्या है कि अपन को पता है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या करती है कि मतलब उसका रिवर्स की प्रॉपर्टी होती है, टाइम के साथ वो चेंज होती है। तो रिमनेंट मैग्नेटाइजेशन क्या होगा कि कुछ मटेरियल्स होते हैं वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हैं। चाहे मैग्नेटिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती हो बट वो अपनी मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन को होल्ड करके रखते हैं। तो उसका यूज अपन है ना वो रिवर्सिबल प्रॉपर्टी जो पोलरिटी है मैग्नेटिक फील्ड की उसको मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हेलो नेहा, क्लियर नोट? यस सर, यस सर, यस सर। आकांक्षा, यस सर। डाउट है आपको? विनोद कुमार जी? नो सर। No, sir. Everything is clear. क्लियर? Please go क्लियर ahead. है या नहीं? उसके बाद ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें ना मैग्नेटिक फील्ड के जो नोमेनक्लेचर है, मतलब कौन कौन से जो पैरामीटर्स है, क्योंकि अपन को पता है कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है और उसका मतलब मैग्नीट्यूड भी डिफरेंस होता है। और ग्रेविटी में क्या था, ग्रेविटी में क्या है कि अपन को पता है कि वहाँ पर जो ग्रेविटी है ऑलवेज क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करती है, उनको डायरेक्शन फिक्स है अपन को पता है। बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो उसको डायरेक्शन को ओपन करने के लिए अपन के डिफरेंट डिफरेंट जो भी पैरामीटर्स अपन को पता होने चाहिए। जैसे अपन बात करें कि जो पहला पॉइंट वो क्या है, डिक्लाइनेशन की बात करें कि जो डिक्लाइनेशन क्या हो सकता है, वो अपन कैसे मेजर करेंगे। जैसे अपन ने फील्ड में गए, वहां पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नॉर्थ पोल है ना, जो ट्रू नॉर्थ पोल है, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, वो अपन इंडिकेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, जीपीआर है ना, जीपीआर से अपन इंडिकेट कर पाएंगे कि इस डायरेक्शन में अपना नॉर्थ पोल है जहां पर अपन स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद अपने पास एक कैंपस होता है, जो कंपास होता है ना, निडल कंपास है, वहां पे उस पर्टिकुलर उस डायरेक्शन में रख देंगे। और वो जो कंपास की जो डायरेक्शन होती है वो ट्रू नॉर्थ पोल से कितना डेविएट कर रही है, उसको बोलते हैं डिक्लाइनेशन हो गया। और जो अपना जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो क्या इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ और साउथ पोल को। समझ आया आपको कि कैसे अपन मेजर करते हैं डिक्लाइनेशन? हेलो एवरीवन। यस सर ये एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो ये वाला कैसे मेजर तो करते ये हैं वाला अपन? पॉइंट हाँ ओके। हाँ जैसे विनोद कुमार जी आप फील्ड में गए और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन को जो जीपीआर सिस्टम बना वो इंडिकेट करता है कि आप आपसे नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, साउथ कौन सी। ठीक है। और आपके पास क्या है, मैग्नेटिक कंपास ठीक है, है सर। वो इंडिकेट करता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को इंडिकेट करता है अर्थ की। और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग होते हैं। वो जीपीआर इंडिकेट करता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। और मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट करता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल को। जब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से कितना डेविएट हुआ है वो उसका डिक्लाइनेशन कहलाता है।
गुड पॉइंट। हाँ सर, अभी आया ओके। समझ। और इंक्लिनेशन क्या बोलता है, जैसे जैसे आपके पास जो मैग्नेटिक कंपास है ना, उसको अपने वर्टिकल रख दिया, वो क्या होगा, मतलब वर्टिकल क्या होगा कि जो अपने पास में जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, जो जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, उससे कितना डिप है, वो नीचे कितना गया, उस एंगल को बोलते हैं डिप या इंक्लिनेशन हो गया। समझ में आया आपको, मतलब फील्ड में जाके कैसे मेजर करेंगे अपन को, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार तो हॉरिजॉन्टल रख देंगे, यदि अपन वर्टिकल रख दिया तो वो नॉर्थ पोल से कितना नीचे गया, डिप डिप हुआ उसका। विनोद कुमार जी, समझ में आया? हाँ सर, गॉट इट। नेहा? Yes, sir. और इसका जो मतलब जो इंक्लिनेशन होता है ना, वो क्या होता है, -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में होता है इसका। और डिक्लेनेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल तो क्या होता है 360 रोटेट कर सकते हैं ना हॉरिजॉन्टली, बट वर्टिकली क्या है, -90 से +90 हो सकता है। उसके बाद में आता है मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, जैसे अपने पास एक मैग्नेट है, यदि उस मैग्नेट को, यदि उस पर्टिकुलर अपन क्या है, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके, वो क्या मैग्नेटिक इक्वेटर है, तो वहां पे क्या हो, उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा वो। मतलब ये है कि ऐसा पॉइंट जहां पे ना, ऐसा पॉइंट जहां पे इंक्लिनेशन की वैल्यू 0 है, मतलब हॉरिजॉन्टली है ना सब कुछ है, इंक्लिनेशन उसका 0 है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपन को पता है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 उसका, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और पोल पे क्या होगा, वहां पे ना, मतलब वो है ना, वो डिक्लेनेशन की वैल्यू 0 है, बट इंक्लिनेशन की वैल्यू क्या हो जाए 90 और +90 -90 हो सकती है। समझ में आया आपको, मतलब इक्वेटर और पोल में क्या डिफरेंस है। इक्वेटर पे क्या होगा, इंक्लिनेशन की वैल्यू 0 होगी, और पोल पे क्या होगी, डिक्लेनेशन की वैल्यू 0 होगी, और इंक्लिनेशन पॉजिटिव 90 हो सकता है और नेगेटिव 90 हो सकता है। अपन बात करें नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात करें ना, कंफ्यूज नहीं होना कि जो अपना ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, ये डिफरेंट है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिफरेंट है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ना, वो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल से 11.2 डिग्री वो इंक्लिनेशन है उसका, उसके बीच में। सो एक क्वेश्चन था हम्म। सर। हम जैसे इनिशियली जो मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल जो साउथ पोल है वो डिटरमाइन होते हैं क्योंकि अर्थ में एक बार मैग्नेट है। ऐसे जब हम इनिशियल करते हैं तो स्टार्टिंग ऐसे होती है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो एक्चुअली ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है, और जो अर्थ का नॉर्थ साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ है, इसीलिए कंपास हमेशा इस तरीके की डायरेक्शन शो करता है। हाँ, राइट। हाँ, इज इट करेक्ट? ओके। नाउ सर, हम बोलते हैं क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक पोल है अर्थ का वो मूव करता है और अभी राइट नाउ वो 11.2 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो सर फिर हमारे जो ये कंपासेस है जिन्हें हम यूज करते हैं उनका ओरिएंटेशन भी तो चेंज होता है। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ ही दिखा रहा है कंपास या ज्योग्राफिकल साउथ ही दिखा रहा है? ना उसका वेरिएशन बहुत ही कम होता है ना, बहुत ही कम स्मॉल वेरिएशन होता है। हाँ, पर सर जैसे जस्ट 180 डिग्री पे अलाइन है, मतलब जब इनिशियली जब ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट फिक्स किए गए तो वो बिल्कुल फिक्स्ड था कि वो 180 डिग्री पे इंक्लाइन है, इसीलिए साउथ सीकिंग और नॉर्थ सीकिंग पोल्स थे, उन्हें नॉर्थ और साउथ बोल दिया गया ज्योग्राफिकल हम्म, लैंग्वेज में। तभी हम्म, मतलब कंपास इस तरह की डायरेक्शन शो करता है, जस्ट अपोजिट। तो सर वो जैसे जैसे रोटेट करता है तो अभी तो वो 11.2 डिग्री पर है, तो इसका हम्म, मतलब है कि जो आपका कंपास है उसकी जो नॉर्थ नीडल है वो एक्चुअली अर्थ के साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और जो उसकी साउथ नीडल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। हम्म, एम आई क्लियर सर? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर ये क्वेश्चन सर है कि जैसे कन्वेंशनल करंट की वजह से चेंज होता है डाइपोल और वो सब, अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। पर फिर सर हम जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को फिक्स कर चुके हैं तो कंपास हमें राइट डायरेक्शन कैसे दिखाता है स्टिल, जबकि अब वो 11.2 डिग्री पे है, अब वो 180 डिग्री पे इंक्लाइन नहीं है।
अपन इन जनरल जो स्मॉल डेविएशन को कंसिडर करते नहीं है। इन जनरल अपन अज्यूम करते हैं कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के अलाइन है वो। ओके। हाँ मतलब ये है कि है ना वो स्मॉल डेविएशन है उसको कंसिडर करते नहीं अपन। उन्हें कुछ बुक में दे भी रखा है, कुछ बुक में दे रखा है कि उस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही इंक्लाइन उसका मतलब है, उसी के साथ में है। सर एज इट इज, मतलब जैसे जहां पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है वहां मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। मतलब ऐसा है नहीं, जनरल है, प्रैक्टिकली है नहीं, बट अज्यूम करके कंसिडर करते हैं जितना मेरे को आइडिया है। अच्छा ओके, और क्योंकि सर जब हम हाँ। ट्वेल्थ में, जैसे हमने फिजिक्स बैकग्राउंड होने की वजह से जो ट्वेल्थ में हम पढ़ते हैं, जब हमने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया तो उसमें यही बताया जाता है कि जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है उसका नाम रखा गया था नॉर्थ सीकिंग पोल। तो वो एक्चुअली आपके अर्थ का साउथ पोल है, मैग्नेट का साउथ पोल आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है। है ना? तो सर ये तो समझ में आ गया कि हाँ वो मतलब 180 डिग्री पे अलाइन है ज्योग्राफिकल पोल्स और मैग्नेटिकल पोल्स। बट सर क्योंकि अब वो जैसे रोटेट होता है और अभी वो इनिशियल 11.2 डिग्री पे अलाइंड है, तो फिर सर वो कंपास हमें राइट डायरेक्शन कैसे शो करेगा? जो ये मैग्नेटिक कंपासेस जिनको हम यूज करते हैं टू शो द डायरेक्शन, या फिर हम यूज करते हैं एयरक्राफ्ट में या जहां पे भी। अच्छा, विनोद कुमार जी आप इसमें कुछ बोलना चाहोगे जो नेहा जी ने क्वेश्चन पूछा है? एक्चुअली इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काफी टाइम हो गया मुझे, एमएससी के दौरान भी मैंने पढ़ी नहीं थी इसको ज्यादा। आकांक्षा? मतलब अभी याद नहीं है, शायद कंपास का वर्किंग से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा इसमें। अच्छा मतलब कंपास कैसे वर्क करता है। नेहा, मैं भी ना श्योर नहीं हूँ ना इसके रिगार्डिंग, तो अपन देख लेंगे ना नेक्स्ट क्लास, थोड़ा गूगल सर्च करना है ना। ओके 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 सर। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगी इसमें? किस चीज में सर? इसी में आपके मतलब आपके कुछ थॉट प्रोसेस है कि ये हो सकता है? सर एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, क्योंकि वो मैप्स बना रखे हैं पहले से, नेविगेशन सिस्टम है वो एक, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी हमने फिक्स कर रखे हैं कोऑर्डिनेट्स। मतलब कि क्योंकि मैपिंग हो चुकी है, वर्ल्ड मैप रेडी है, जो जीपीएस है वो भी नेविगेटरी सिस्टम उसी तरीके से बनाया गया है जो सालों से सदियों से चला आ रहा है। तो जो ये वेरिएशन है जो मैग्नेटिक पोल के होते हैं, इन 1000 ईयर्स जो ये मैग्नेटिक पोल पूरा के पूरा चेंज हो जाता है ना? तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज उस नेविगेटरी सिस्टम को हम कंसीडर नहीं करते उसके अंदर, क्योंकि ज्योग्राफी इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नेटिज्म। तो वो मैग्नेटिज्म इज अ वेरी डिफरेंट स्टडी, और ज्योग्राफी जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट अब जो फिक्स हो चुके हैं वो फिक्स्ड है। नाउ हम हाँ उन्हें हाँ अल्टर नहीं करते मैग्नेटिज्म के हिसाब से। हाँ, दिस आई इज थिंक, माय हाँ आई थॉट थिंक ये प्रोसेस। सही है, हाँ ये सही है, ये सही है, क्योंकि ना अपन उनको कंसिडर करते नहीं है, जो ऑलरेडी हो चुके हैं ना उन्हीं को अपन पैरामीटर्स को मान के अपन सब मेजर करें, चीजें मेजर करें। यस सर, यस सर। तो दिस बट दिस इज व्हाट आई हाँ थिंक। कोई ना, हाँ तो और भी देख लेना, गूगल कर लेना, और अपन कल नेक्स्ट क्लास में और भी देख लेंगे। ओके ओके। एंड उसके बाद में आता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जो चीजें है ना, वो देखा गया है कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो 90% होता है, जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड फॉर्म में उसके कारण होता है। वो जो कॉन्वेक्शनल करंट होती है जब वो फ्लो करता है तो क्या होगा, इसमें जो आयन वो मूव करेंगे, तो जब उसमें करंट जनरेट होगी तो उसके कारण जो जनरेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड है वो मेनली 90% होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। 10% और भी कुछ जो एक्सटर्नल सोर्स है, जैसे कि बात करें आयनोस्फीयर, जैसे सन से कुछ चार्ज पार्टिकल आए आयनोस्फीयर में, और वहां पे एक आयनोस्फीयर के वहां पे क्या होगा, करंट जनरेट होने के कारण क्या हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए। एक तो एक होता है कि जैसे अपन अपनी बात करें कि अर्थ की जो सब सरफेस है वहां पे मैग्नेटिक मटेरियल्स हो सकते हैं, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या वो इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे, और वो भी क्या खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, तो उसके कारण भी हो सकते हैं। समझ रहे हो आप? मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड का जो 90% तो वो होता है जो आउटर कोर है लिक्विड फॉर्म, वो हो सकता है। और दूसरे दो सोर्स और भी है। वन सोर्स इज दैट क्रस्ट वाला पार्ट, सब सरफेस में जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या मैग्नेटिक जो इंडक्शन के कारण क्या होगा, जो उसके अंदर खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेंगे। एक होता है एक्सटर्नल सोर्स जो आयनोस्फीयर के कारण होता है। तो मेनली 10% तो वो होता है, 90% ये होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड का मेन सोर्स क्या है? समझ आया आपको?
जैसे ये क्वेश्चन है ये रहा, मेजर कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कम्स फ्रॉम, क्या है इसका आंसर? So कोर। कोर। तो मतलब 90% तो मैग्नेटिक फील्ड कोर वहां से जनरेट होते हैं। हाँ हाँ, तो ये आई थिंक 21 में आए थे क्वेश्चन, ये है ना। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हो रही है ना, ये भी अपन को देखना पड़ेगा। मतलब वो है ना, मतलब किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे एक क्वेश्चन हो रहा था यहाँ पे, ये क्वेश्चन दे रखा है ना ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव टू बी कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ हैज ए लार्जर जो लार्ज बार मैग्नेटिक एंड इट्स सेंटर, abundance of magnetic materials present in the crust of earth, electrical current conducting in the liquid core, magnetic field produced by the magnetic materials present in the solid mantle। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सी। विनोद कुमार जी, सी होगा सर, सी होगा, द इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिंग इन द लिक्विड कोर। बी क्यों नहीं हो सकता? बी बी द abundance of magnetic क्रस्ट तो सर अपर पार्ट होता है ना, सबसे अपर जो लेयर होती है, और सबसे ज्यादा जो आकांक्षा, कंट्रीब्यूशन देता है वो तो कोर देता है ना, तो यही हो सकता है। ये सर इसमें सी होगा। इसमें बी क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि जो अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है वो तो जो कोर के अंदर निकेल और आयरन रहते हैं उनकी वजह से होता है ना। अच्छा, एंड ए भी तो है, अर्थ हैज ए लार्ज बार मैग्नेट एंड इट्स सेंटर। सर वो जो आउटर कोर होता है ना तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसमें तो सेंटर बोला हुआ है। अच्छा, जो ना मतलब मैग्नेटिक मैं, मटेरियल्स मतलब मेरा मोटिव ये है ना, आपको ये दिखाना है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस टाइप से हुई है, मतलब कितना इजी है ना क्वेश्चन की फ्रेमिंग। यस सर, यस सर। सर इसमें तो ये भी नहीं पूछा हुआ कि आउटर कोर में होता है या इनर कोर, डायरेक्टली हाँ कोर। ना, लिक्विड कोर बोल दिया तो आउटर कोर ही है, लिक्विड जहाँ पे बोल दिया आउटर कोर। मतलब हाँ इनर हाँ कोर तो सॉलिड, हाँ जो इनर कोर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। आपको मतलब ये अपना आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो आपको पता है कि डेप्थ के साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है और प्रेशर भी इंक्रीज करता है, तो जो इनर कोर सॉलिड में क्यों होता है, सॉलिड फॉर्म में क्यों होता है? एनीवन? नेहा? सर वहाँ का टेम्परेचर आउटर कोर के कंपैरिजन में कम है थोड़ा सा। नहीं नहीं, टेम्परेचर तो इंक्रीज करता है डेप्थ के साथ में। तो सर वो वेरिएशन है ना हर बाउंड्री के ऊपर। एनीवन? विनोद कुमार सर जी? प्रेशर, सॉरी सर हाँ प्रेशर yes। ज्यादा है प्रेशर ही वहां पर। होगा सर, क्योंकि वहां पे सेंटर पे प्रेशर ज्यादा यस होता सर, है ना, तो इनर कोर में यस सर, प्रेशर यस ज्यादा सर। होता सब प्रेशर हाँ ज्यादा होता तो ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2020 में आया था क्वेश्चन। मतलब मैं, मोरल यही है कि मतलब पढ़ना किस टाइप से है, अपन को टू द पॉइंट पढ़ना है और बहुत ही कॉन्साइज फॉर्म में पढ़ना है चीजों को। क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन, ये ना पूरा ही मैग्नेटिज्म का कंप्लीट ये है, ये क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे हाँ ये बताओ, है ना, ये क्वेश्चन अभी अपने डिस्कस किया था, ये क्या था ये कि न्यूट्रल पॉइंट ऑफ ए बार मैग्नेट ए कंपास नीडल कैन स्टे इन एनी पोजीशन बिकॉज, न्यूट्रल पॉइंट। आपको ये पता होना चाहिए पहले कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट द पॉइंट जीरो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। विनोद कुमार जी, एनीवन, एनी आइडिया? है। एक्चुअली ये मेरा क्लियर नहीं है, डिक्लिनेशन अच्छा और कोई नहीं, इंक्लिनेशन। कोई नहीं। एंड, आकांक्षा?
ये सिर्फ 1 मिनट सोच रही हूँ। मतलब है ना, मतलब आप ये मत देखो कि न्यूट्रल पॉइंट क्या है, आप ऑप्शन पे देखो कि यार अपने हमने ये चीज पढ़ी है और अपन को ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे कि ये चीजें हो। नेहा, थोड़ा थिंक कर पा सर रहे हो? ये ऑप्शन लग रहा है ए या और फिर बी में से सर, ए और बी में से डाउट है सर। नहीं, मतलब मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जीरो कहाँ पे होगा, वो तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब कि वो पोल पे जीरो हो गया, वो तो उसको बोलते हैं पोल, पर्टिकुलर पॉइंट को। और यस, डिप कहाँ पे जीरो होगा, इक्वेटर पे जीरो हो गया, तो ये दो इक्वेटर। दो ऑप्शन तो आ नहीं सकते, है ना? और सर डी ऑप्शन होगा ना? हाँ, कौन सा डी ऑप्शन? एंड नेहा? सर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ अ बार मैग्नेट, सर ए और बी में से इसका कोई ऑप्शन हो सकता है? नहीं, सर ए और पता बी तो मैं आपको बता दिया ना, ए और बी, ए अच्छा, पॉइंट को तो नहीं बोलते नहीं हैं, है। ओके ओके। ए तो पोल है, बी ना, ए तो पोल है, बी क्या है, इक्वेटर है, मैग्नेटिक पॉइंट है वो। अब सी और डी में वो आकांक्षा बोल रही है कि डी पॉइंट है, डी ऑप्शन है। यस सर, कि सी तो रॉन्ग है तो। हेलो? सर क्योंकि इसमें ना मतलब जो बार मैग्नेट होती है ना, वो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब हॉरिजॉन्टली तो होगी ना, जैसे मतलब वो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हॉरिजॉन्टली उसको बैलेंस करता है, तो मतलब अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है तभी तो वो कोई सी भी डायरेक्शन में स्टे कर सकती है। हाँ 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 हाँ, यही पॉइंट है, हाँ। आपने देखा था ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन न्यूट्रल बॉन्ड पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टेट में, यस सर, यस सर। तो वो ना वो उस अपन जब कंपोनेंट रिजोल्व करते हैं तो हॉरिजॉन्टली वो मतलब एक दूसरे को मतलब कंपनसेट कर लेते हैं वो कंपोनेंट। हम्म। तो ये मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, तो जियो फिजिक्स का है ना, ये बिल्कुल बेसिक फिजिक्स का है ना, ये सब चीजें। तो अपन को यस सर। समझना ये है कि अपन है ना, ये माना कि ठीक है जो जॉब जियो फिजिक्स की है, बट क्वेश्चन वहां पे फिजिक्स की के आएंगे वहां पे। जैसे आपको मैंने 5 7 क्वेश्चन करवाए, वो सब हाँ सर, लेकिन ये मतलब है। ऐसा होता है कि अपन प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकली नहीं नहीं अगर ऑब्जर्व करके देखते ना तो याद नहीं रहती, मतलब ऐसे। हाँ 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 जी। यस सर। हाँ, ये जो क्वेश्चन आप देखना थोड़ा, मतलब ये किस टाइप से, मैग्नेटिक द अर्थ मैग्नेटिक पोल्स आर शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ, जो पोल्स शिफ्ट हो रही है किसके कारण हो रहे हैं, शिफ्टिंग इन द कोर्स रेट ऑफ स्पिन, चेंजिंग द कन्वेंशन ऑफ द कोर, और लार्ज अर्थ क्यूब। सर बी माइट बी द आंसर। एंड आकांक्षा, थोड़ा ना थिंक करो चीजों को ना, मतलब देखो एक एक ऑप्शन को थोड़ा देखो कि यार अपने ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या। एंड विनोद कुमार जी? सर इसमें जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखे हैं ना, तो सेकंड तो होना ही चाहिए, बाकी अच्छा, और मतलब ठीक है, सेकंड होना मतलब चाहिए, तो सेकंड जो ऑप्शन ऑप्शन ए नहीं है फिर ना, तो बी सी डी में हो सकता है। हाँ इसमें अब मतलब फर्स्ट में डाउट है थोड़ा। कोर का मतलब रेट के चेंज होने से में भी, हाँ सही बात है, वो मैग्नेटिक पोल चेंज होता है। ऑप्शन ए भी ठीक है, तो ऑप्शन सी लार्ज फिर अर्थ। सर सर थर्ड वाला लार्ज ऑप्शन मतलब वही, और लार्ज अर्थक्वेक से कैसे रिलेट करेंगे उसमें डाउट है। एनीवन? अच्छा, वहां पे एक मिनट, कौन कौन है यहाँ? सी ऑप्शन। रं- रंजन, आपका कुछ ओपिनियन है क्या इसमें, इसके रिगार्डिंग? विनोद कुमार जी क्या बोल रहे हो, सी ऑप्शन है? अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, और ए भी हो सकता है shifts in the हाँ हाँ, मतलब लार्ज अर्थ क्यू की वजह से भी पॉसिबिलिटी है उसमें चेंज होने की। और ये फर्स्ट जो है कोर्स रेट ऑफ स्पिन, ये भी हो सकता है। नहीं नहीं, ये तो अपन को पता है ना, ये तो शिफ्ट इन दिस कोर रेट ऑफ स्पिन और कन्वेंशन करने के कारण ही होता है। लार्ज अर्थ क्यू के कारण भी उसमें चेंज होने की पॉसिबिलिटी है।
हाँ भाई, सी तो है ही मोस्ट प्रोबेबल। हाँ हाँ, तो नेहा समझ में आया आपको, मतलब कुछ मतलब रिलेट हुआ माइंड के अंदर, कुछ पिक्चर सेट हुआ? सर जैसे लार्ज अर्थक्वेक इन्होंने ऑप्शन दिया है, तो सर जैसे अर्थक्वेक्स तो वही है, स्ट्रेस का रिलीज है, वो स्ट्रेस एनर्जी का। तो सर वो मैग्नेटिक उसको अफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थक्वेक जो जनरली होते हैं वो इतने नीचे से नहीं आते हैं, मतलब क्योंकि जो पोल्स में ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है वो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा कोर से रिलेटेड है। और जो लार्जर अर्थक्वेक्स होते हैं वो आउटर मेंटल और इस वाले रीजन से हो सकते हैं, मतलब वो कोर तक नहीं जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट और हाँ सेकंड हो सकता है, पर थर्ड से हम इसे रिलेट करें, अगर करें तो फिर आई डोंट थिंक थर्ड ऑप्शन, मतलब थर्ड जो दिया हुआ है लार्ज अर्थक्वेक्स, उससे रिलेट कर सकते हैं इस चीज को। अच्छा अच्छा, आप बोल रहे हो कि मतलब जो अर्थ क्यूब होते हैं वो ज्यादा डेप्थ नहीं जाती, वो मैक्सिमम जो हाँ मेंटल वाला सर, जो पार्ट है। शैलो अर्थक्वेक्स होते हैं वो तो क्रस्ट के मतलब जो बाउंड्री है हाँ उससे होते हैं। जो ज्यादा डीपर अर्थक्वेक्स होते हैं वो भी मैक्स टू मैक्स आउटर मेंटल से होते हैं। कोर, क्योंकि जो मैग्नेटिज्म है, मतलब द चेंजिंग ऑफ द पोल्स इज मोस्टली रिलेटेड टू द आउटर कोर। सो आई थिंक कि जो स्ट्रेस रिलीज एनर्जी है वो मैग्नेटिज्म को अफेक्ट नहीं करेगी, ऐसा सर लग रहा है। हाँ सर, मेरे को भी ये लगता है कि मतलब क्योंकि इसमें पूछा है मैग्नेटिक पोल्स के अंदर चेंज हो रहा है ना कि मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो मेजर चेंजेस अपन को देखने होंगे तो वो तो यही होगा ना, फर्स्ट और सेकंड ही होने, थर्ड नहीं होना चाहिए। तो नहीं नहीं, सर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ सकता है अगर अर्थक्वेक्स होते हैं, तो जैसे वोल्केनो इरप्शंस हैं, वही तो अर्थक्वेक्स हैं, तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, वोल्केनिक इरप्शन से भी अर्थ क्यूब जनरेट होते हैं। हाँ यस सर, बिल्कुल तो होते हैं। हाँ, तो मैं बस उसी, मतलब ये ना, ये पर्टिकुलर उस एनर्जी, ऐसा नहीं कि वो क्रस्ट वाले पार्ट से कुछ मतलब फ्रैक्शन हुआ, फ्रैक्चर हुआ और वो रिलीज हो गया। वोल्केनिक यस सर। इरप्शन से भी अर्थ क्यूब जनरेट होते हैं। तो इसके अंदर हम्म। कुछ मतलब वोल्केनिक इरप्शन क्या है कि जो मेंटल वाला पार्ट मूव करेगा, वो एटमॉस्फेयर से क्रस्ट के ऊपर आ जाता है वहां भी। तो उस वजह से भी मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अपन को थोड़ा थिंक करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। मतलब ये है, मतलब लार्ज जो अर्थ क्यूब की, मतलब ऐसा नहीं कि वो मतलब क्रस्ट वाला पार्ट उसमें जो भी फ्रैक्चर हुआ है रॉक्स के अंदर उसके कारण हो गया। वोल्केनिक इरप्शन के कारण भी अर्थ क्यूब जनरेट होता है। जैसे अपने एक बिल्डिंग को भी अपने क्या है, वो कर दिया ना, बिल्डिंग को अपने ढा दिया, तब भी अर्थ क्यूब की पॉसिबिलिटी हो सकती है, आ जाता है अर्थ क्यूब। तो अर्थ क्यूब के डिफरेंट डिफरेंट रीजन है। तो उसी उसी वजह ठीक से है। अपने जो मैग्नेटिक पोल्स के जो शिफ्टिंग के ना, ऐसा नहीं कि वो मतलब कॉन्वेक्शन करंट के कारण, मे भी हो सकता है कि वो अर्थ क्यूब की पॉसिबिलिटी के कारण। आई थिंक ये जब क्वेश्चन आया था तो मैं ऑप्शन डी करके आया था इसमें। ओके 22 में जब आया था मैं इसको डी ऑप्शन करके आया था। अब आंसर की पता नहीं क्या है। सर तो इसके आंसर की में क्या है इसका आंसर? आंसर की दिया नहीं उन लोगों ने, मतलब ये दिया नहीं है ना 2022 का। अच्छा ठीक है ना, तुम लोग देखना अभी, है ना, बाद में शेयर कर लेंगे। तो मेरा तो ये रहा कि मैंने सोचा कि जो अर्थ क्यू के डिफरेंट डिफरेंट मतलब इवेंट, मतलब वो अकरिंग हो सकता है, अर्थ क्यू को पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे ही जो मैग्नेटिक पोल्स है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पिन कोर के कारण हो सकता है, कन्वेक्शन मे भी जो अर्थ क्यू के वोल्केनिक इरप्शंस के कारण भी होता है अर्थ क्यू, तो मे भी हो सकता है कि ये भी शिफ्टिंग हो। बट सर, लेकिन हो इसमें ऐसा भी सकता तो हो है सर। सकता है सर, लेकिन मोस्टली तो आपने बोला ना कि 90% जो मैग्नेटिक फील्ड फील्ड होता है वो तो कोर की वजह से होता है, तो हाँ, हो रहा है तो 10% में ये भी हो सकता है ना। हाँ सर, लेकिन ना जो 10% से अगर चेंज होता हो तो उससे पोल चेंज, मतलब जो पोल का ओरिएंटेशन है, मैग्नेटिक पोल्स का ओरिएंटेशन है, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा उससे। मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो थोड़ा बहुत ही इफेक्ट कर नहीं सकता है। नहीं नहीं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो रहा है, वो रिवर्स नहीं हो रहा। अब वो शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा शिफ्ट हो गया। तो तुम लोग थोड़ा थिंक करना है इसकी रिगार्डिंग, है ना, क्वेश्चन को। मतलब ये ना, ये क्वेश्चन आए हुए ओके थे, सर। आपने देखा कि जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी हुई है, फिजिक्स को रिलेट किया है, सिंपल सी बात ये है, टू द पॉइंट चीजें, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं वहां पे। हाँ सर, इसमें तो सर। मेजर, मतलब अगर देखें ना मेजर रोल चेंजिंग का, तो फर्स्ट और सेकंड है। और अर्थक्वेक की वजह से माइनर चेंज होगा, मतलब उनके कंपैरिजन में। उनके और सर कंपेरिजन जैसे में। लार्जर अर्थक्वेक भी जनरली प्लेट टेक्टोनिक्स जो है उनके
फ्रिक्शन मूवमेंट या से फिर होता है। उनके टकराने की वजह से जनरेट होते हैं लार्जर अर्थक्वेक्स भी। तो सर क्या हम्म, हम ये पॉइंट भी रख सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स भी आउटर मेंटल नहीं है? तो मतलब माइट बी, बट हाँ लार्जर अर्थक्वेक्स में वॉल्केनिक इरप्शंस भी हैं, तो उसके अंदर हो अपन है सकता ना, है बिल्कुल रीजन। क्लियर नहीं बोल सकते कि मे भी हो सकता है ना, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ ना। यस सर। हाँ, मे भी हो सकता है, तो वो चीजें हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन आया था कि मतलब ये ना, ये कि मैग्नेटिक सब्सिटिविटी के ऑर्डर में कैसे इंडिकेट कर सकते हैं अपन को। ये ऑप्शन ए है, ये अभी 22 में आया था। तो वो एक पीडीएफ आपको दिखाते हैं स्टार्टिंग में, उसको देख लेना, वो यहाँ से वो क्वेश्चन बन जाएगा, और हमेशा आता है क्वेश्चन, ये ना ये डेंसिटी का यस वेरिएशन सर। पूछ लेंगे ना। यस उसके बाद में ये जो है ना, ये मतलब इसमें ना 2-3 क्वेश्चन जियो फिजिक्स से आए थे, और सारे फिजिक्स से आए थे मैग्नेटिज्म में। मतलब डिप को इंक्लिनेशन की बहुत बात करें, अर्थ का जो मेंटल कोर है उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड में कुछ वेरिएशन हुआ है, पोल्स का कुछ वेरिएशन हुआ है, वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ठीक है ना, समझ में आया ना आपको। एक उसके बाद में आता है, हाँ ये ठीक है, ये मतलब मेन फील्ड क्या है, जो आउटर कोर है उसके कारण हुआ है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण हुआ है, जैसे जो सन से जो भी जो चार्ज पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, वो जो अपने जो आयनोस्फीयर से वहां पे आयंस है, उसके कारण मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगी। और उस वो क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड को, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक होता है क्रिस्टल फील्ड, क्या होता है, जैसे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके अंदर जो सबसे बेसिक मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे, वो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा उसके अंदर, वो खुद की सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो उसके अंदर भी उसके कारण भी क्या मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होता है। तो 3 मेजर पॉइंट है, मेन फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और क्रस्ट वाला पार्ट, क्रिस्टल फील्ड। उसके बाद में ये, जैसे है ना, ये सर्वे अपन, जैसे जैसे अपने सर्वे किया है, ये पॉइंट जैसे आपको दिख रखा है ना, कि ये एक बंदा है, ये इंस्ट्रूमेंट को लेके मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, है ना। तो जब ये सेकंड पोजीशन पे गया ना, तो वहां पे क्या है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल्स वहां पे प्रेजेंट है। तो जब वहां उसने मेजर किया होगा, तो क्या होगा, ज्यादा उसके अंदर उसने मैग्नेटिक जो फील्ड मेजर ज्यादा मेजर किया होगा, क्योंकि वहां पे इन्फ्लुएंस ज्यादा है, मैग्नेटिक मटेरियल्स अंदर है ना। आपको दिख रहा है कि एक डायग्राम दिख रहा है, डिस्टेंस के साथ में एक अपन को एक 7 पीक मिली है। हेलो। यस सर। तो वो इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे सब सरफेस में कोई मैग्नेटिक मटेरियल्स है। उसका तो वेरिएशन दिख रहा है ना, फील्ड स्ट्रेंथ नैनो टेस्ला की फॉर्म में। तो ये अपन ये ऐसे ही मेजर करते हैं। अपन एक फील्ड, जैसे अपन फील्ड में गए, तो हॉरिजॉन्टली अपन को मूवमेंट करना है, तो जैसे अपन डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पे क्या करेंगे, मेजर करेंगे, और अपन को पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक मटेरियल्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो ये सब फील्ड की जब चीजें है ना ये। हाँ, तो ठीक है ना, काफी हो गया आई थिंक, है ना, ज्यादा हो नहीं, फिर तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आया नहीं है चैप्टर, विनोद कुमार जी? हाँ सर, जितना अभी लास्ट में ज्वाइन करने के बाद जो समझा वही आया, पहले वाला मैंने मिस कर दिया था। हाँ ना, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे ना इनको, वहां पे देख लेना आप। हाँ हाँ, वो मैं एक बार फिर से इस लेक्चर को देखूंगा। हाँ, नेहा, डाउट कोई, मतलब ग्रेविटी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी है ना, जिस भी टॉपिक में। नहीं सर, अभी तो मतलब और पढ़कर सर डाउट आएंगे तो पूछेंगे उसके मतलब मैं हिसाब से। मोटिव ये है कि अपन को फिजिक्स को अच्छे से करना है, और उसी को रिलेट करके क्वेश्चन बनेंगे, समझ में आया ना, मतलब क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हो रही है जी प्रीलिम्स के एग्जाम में, वो यस इम्पोर्टेंट है आई सर। थिंक। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मतलब जब अपन क्वेश्चन को समझ के पढ़ेंगे ना, कि यार ये क्वेश्चन आ रहा है और इस टाइप से क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो रही है, और ये थ्योरी की रिक्वायरमेंट है वहां पे, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। आकांक्षा, हाँ सर। समझ में आया ये टॉपिक? हाँ सर। डाउट है कोई? नहीं सर, अभी तो नहीं है, मतलब पढ़ेंगे तो और आएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये अबरक अली साहब जी है। मतलब टू द पॉइंट रखना है, और लास्ट के क्वेश्चन पेपर को ही पढ़ के उस हिसाब से किस टाइप की थ्योरी की रिक्वायरमेंट है, वो आई थिंक वो बेटर रहेगा ना, उसे अच्छा भी रहेगा, चीजें जल्दी क्लियर होगी, और अपन को ये पता लगेगा कि क्या पढ़ना है टॉपिक में से।
जैसे अपन ने ग्रेविटी मेथड पढ़ा, तो ग्रेविटी की जो फिजिक्स के रिगार्डिंग टॉपिक अपन को पता होना चाहिए, और उनको अप्लाई कर देंगे अर्थ पे जो कुछ करेक्शन करना है, मेजरमेंट करना है, बस ये कंप्लीट हो गया मेथड। जैसे मैग्नेटिज्म में क्या हो गया, मैग्नेटिक की कुछ जो मटेरियल्स है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये भी इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन क्या होता है, पोल्स पे क्या है, कहाँ पे क्या, इक्वेटर पे क्या होगा, वो सब चीजें अपन को पता होगी तो अपन अर्थ के अप्लाई कर देंगे, मेजरमेंट कर लेंगे, बस ये सब चीजें हैं, बेसिक चीजें। अब अपन जो अब अपन ना हाँ यहाँ सर, हाँ कौन सा क्या? ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड, इनमें मतलब कुछ कुछ जगह तो खाली फिजिक्स का ही एप्लीकेशन हो जाता है, मतलब उससे क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत कम बचते हैं। हाँ बहुत कम बचते हैं, हाँ बस वही अपन को थोड़ा बहुत देखना है, ज्यादा कुछ देखना नहीं है। यही तो यही चीजें, बस ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब फिजिक्स का टॉपिक को अच्छे से करना है और उसको जियोफिजिक्स में अप्लाई करना है, और क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस टाइप से होगी, ज्यादा कुछ वहाँ पे ना जियोफिजिक्स की तरह कुछ टॉपिक वहाँ पूछते नहीं है वो, तो ये चीजें हैं। तो डाउट नहीं है तो अपन है ना क्लास को बाइंड अप करते हैं फिर। सो एक क्वेश्चन था कि हम्म, सिलेबस में एक पॉइंट लिखा हुआ है, वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो सर इसमें हम्म, टेम्परेचर, प्रेशर, इसके अलावा कोई फिजिकल डेंसिटी, तो सर इसके अलावा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इनके अलावा और भी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनकी हमें स्टडी करनी है? जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, रेजिस्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी की अपन बात करें, यस सर, एंड तो जो अलग अलग मेथड्स में हम रीड करते हैं। हाँ जैसे मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। जैसे ग्रेविटी मेथड में अपन डेंसिटी का देखते हैं, मैग्नेटिक मेथड में ससेप्टिविटी का अपन देखते हैं, इलेक्ट्रिकल है मेथड में रेजिस्टिविटी की अपन बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड में अपन कंडक्टिविटी की बात करते हैं, वहां पे एक सेल पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल की अपन बात करते हैं, एक इंड्यूस पोलराइजेशन की अपन बात करते हैं ना। तो डिफरेंट, जैसे अपन बात करें कि एक हीट का आता है कि हीट का वेरिएशन, उसमें ना हीट कैपेसिटी की अपन बात करते हैं, हीट कैपेसिटी का वेरिएशन कैसे हो रहा है डेप्थ के साथ में, यस सर, डिफरेंट तो डिफरेंट। ये जो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, वैसे तो सर हमारे इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक है, पर हमें हीट मतलब थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड टॉपिक सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। बट सर इन्होंने ना क्वेश्चन पूछा था टेम्परेचर वेरिएशन से रिलेटेड, या फिर ये मतलब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक था जो इन्होंने सिलेबस में नहीं दिया था, बट क्वेश्चन डाला था 2022 के पेपर में। मतलब जियो फिजिक्स है क्या, मतलब फिजिक्स में वहां पे सर थर्मोडायनेमिक्स दे रखा है ना, थर्मोडायनेमिक्स से। यस तो वो सर, थर्मोडायनेमिक्स, हाँ मतलब फिजिक्स के टॉपिक में दिया हुआ है। हाँ तो मतलब अपना पेपर अपना जियो फिजिक्स देने जा रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करेंगे अर्थ के ऊपर, कि उसमें जो हीट कैपेसिटी है वो किस टाइप से वेरी करे डेप्थ के साथ में, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वो तो बनता भी है उनका। यस तो वो चीजें है, जैसे वहां पे दे रखा है कि वो दे रखा है ना, वो क्वांटम में फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, ब्लैक बॉडी रेडियस की अपन बात करें, वो सब यस चीजें, सर, यस सर। टेम्परेचर का वेरिएशन दे रखा है ना, वो सब चीजें, तो वो पूछ सकते हैं, वो उनका वो बनता है वो क्वेश्चन। मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड है फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ। ओके सर, मैं बता देती हूँ, 1 मिनट, क्वेश्चन वो जो आया था। वन पूछ सकते सेकेंड। हैं। विनोद कुमार जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, आज के लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं। सर ये एक और क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल सब डिविजन ऑफ जियोफिजिक्स। तो सर इसमें एक तो अच्छा पेट्रोलॉजी है और एक टेरेस्ट्रियल जियोफिजिक्स, नहीं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। तो इसमें से हम कौन, और एक मीटरोलॉजी भी है, मेटेरोलॉजी, तो सर इसमें से कौन सा सर ऑप्शन? अच्छा। मेटेरोलॉजी होना चाहिए। हाँ पेट्रोलियम तो अपन वो जो ना वो अपन वो हाइड्रोकार्बन्स का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यस सर, यस सर। तो सर मेट्रोलॉजी जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है मतलब जियोफिजिक्स से, क्योंकि उसमें भी तो जियोफिजिक्स से एलिमेंटल स्टडी है। हाँ डायरेक्ट सब वो नहीं है उसका, अच्छा, सब ब्रांच डायरेक्ट सब नहीं है। डिवीजन नहीं है वो, ओके। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि सर इसमें भी मतलब मटेरियलिस्टिक स्टडी ही होती है जो मेट्रोलॉजी है उसमें भी, तो फिर इसीलिए थोड़ा डाउट था उस क्वेश्चन। डायरेक्ट सब ब्रांच नहीं होती उसकी, हाँ। ओके ओके सर। वन सेकेंड।